Welcome to 8020 series UPSC Prelims Geography. Let's solve last 30 years PYQs. So आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इवोल्यूशन एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ. लास्ट एपिसोड में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताया. ठीक है, तो थैंक यू सो मच यार इतना सब सपोर्ट करने के लिए. और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप कोई भी कमेंट करते हैं. थैंक यू सो मच. एंड एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, एपिसोड 1 के बारे में एक क्वेश्चन था, अ पर्सन स्टूड, ये पोल स्टार वाला जो क्वेश्चन था, इसका आंसर मैंने आंसर डी बताया था बट आंसर सी है. उस समय जल्दबाजी में, और मैंने जब पहले भी किया तो जल्दबाजी में करने के कारण, ठीक है, ये लेफ्ट होगा. डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज लेफ्ट. ठीक है, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को रिविजिट करिए. ठीक है, और मैं जो पीपीटी डालूंगा उसमें मैं आपको सही एक्सप्लेनेशन के साथ पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल पे यूपीएससी दोस्त पे आपको मिल जाएगी. ठीक है, सो शुरू करते हैं एपिसोड 2. ठीक है, सो एपिसोड 2 का आज हम एपिसोड 2 में क्या देखने वाले हैं. एक तो इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ. इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर क्रस्ट से रिलेटेड काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं और वहां पे काफी कंफ्यूजिंग जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक तो क्रस्ट के मास के ऊपर क्वेश्चन है और एक क्रस्ट के कॉम्पोजिशन पे क्वेश्चन है. तो इन दोनों में डिफरेंस है और वो बहुत माइन्यूटली आपको पीवाईक्यू से पता चलेगा. सो शुरू करते हैं एक बार कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे प्रोसीड कर रहे हैं फ्रॉम 1995 टू 2025 तक, और आगे भी देखेंगे कैसे हो सकता है क्वेश्चन. So, which one of the following sets of the elements are primarily responsible for the origin of the life on the earth? ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम. देखिए, जैसी ओरिजिन ऑफ द लाइफ हमारे दिमाग में आता है, जब भी हम इसको सुनते हैं कि लाइफ की मतलब लाइफ का ओरिजिन ऑफ द ऑन द अर्थ, तो इसमें हमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा दिमाग में आता है कि यार ऑक्सीजन तो होगा ही होगा. विदाउट ऑक्सीजन कैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ हो सकता है ऑन द अर्थ. बट आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए. यहाँ पे पूछ रहा है ओरिजिन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर अगर ओरिजिन ऑफ लाइफ शुरू करनी है तो मेरी बात सुनिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जैसे हमें कब चाहिएगा? जब एक इंसान बनेगा, मतलब अगर एक इंसान होगा, एक पर्सन होगा या बायोलॉजिकल फॉर्म्स होंगे, अदर बायोडाइवर्सिटी होगी, उससे ऑक्सीजन चाहिएगा. जो भी ऑक्सीजन से रिलेटेड वो जिएंगे, एक तरीके से आप समझ सकते हो, जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए. और प्लांट्स जैसे है तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिएगी, वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे. तो ऑक्सीजन का रोल कहीं ना कहीं वहां पे है. बट उससे पहले आप ये सोचो कि जैसे मान लो फॉर द ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमन बींग को फॉर्म होने के लिए डीएनए आरएनए चाहिए. ये बात समझ आ रही है मेरे को? डीएनए आरएनए अगर होगा, ये बेसिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, बेसिक यूनिट ऑफ सेल जो हम बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, डीएनए आरएनए. तो यहां पे आपको ऑक्सीजन, यस वो चाहिएगा ओरिजिन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, बट उससे पहले आपको डीएनए आरएनए चाहिएगा. ये बात दिमाग में रखिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो. नहीं तो बायस से अगर आप ये क्वेश्चन करोगे तो आप ऑक्सीजन वाले जो स्टेटमेंट है ए एंड सी उधर चले जाओगे और आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा. आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है जैसे कार्बन. तो जितने भी हमारे आप एक तरीके से समझते हैं कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, उसका बैकबोन है आपका कार्बन. वहीं पे हाइड्रोजन, ठीक है, वो भी, और नाइट्रोजन, दोनों मिलकर जो है वो आपका कहीं ना कहीं आपके एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एमिनो एसिड मतलब प्रोटीन्स बनाते हैं. और वही नाइट्रोजीनियस बेसिस बनते हैं हमारे डीएनए और आरएनए के लिए. तो सबसे पहले अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि हमें एलिमेंट्स चाहिएंगे फॉर द ओरिजिन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ. हाँ, ऑक्सीजन भी चाहिएगा बट इनके बाद. ठीक है, अगर प्रेफरेंस दी जाए तो पहले कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, उसके बाद आपको ऑक्सीजन भी चाहिएगा. मैं ये नहीं कह रहा कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बट क्या है कि अदर जो ऑक्सीजन के साथ ऑप्शंस दिए हुए हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, इन सब की प्रायोरिटी बहुत ही कम है. इसीलिए ये ऑप्शंस गलत है. ठीक है, जिनमें ऑक्सीजन आया है. ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन चाहिएगा, बट उससे पहले आपको ये याद रखना है कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फिर से रिपीट होने के हाई चांसेस है, तो प्लीज इस फैक्ट को आप दिमाग में बिल्कुल एकदम फिट कर लीजिए. कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ओरिजिन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ. प्लीज इस बात को दिमाग में रखना है. नेक्स्ट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बट अगर एग्जाम में अभी आ जाए 2026, 27, 28 कभी भी आ जाए, तो शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे 30 से 40% लोग फिर गलत हो जाएंगे. अगर मैं आपसे अभी पूछूं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे सभी कॉन्टिनेंट साइज के हिसाब से फ्रॉम 1 to 7 जो है वो लगाकर बताइए. आप मन में सोचिए, ठीक है, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं. ठीक है, उससे पहले आप एक बार मन में सोचिए.
तो अगर आप ये कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि ठीक है, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है, बेसिक स्ट्रांग है। और अगर ये नहीं हो रहा तो कई बार ये होता है कि हम जो मोस्ट बेसिक चीज है जिसको हम कई बार साइडलाइन कर देते हैं, बट अगर वो भी क्वेश्चन आ जाए तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। ये उस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन कॉन्टिनेंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज ऑफ द अर्थ्स लैंड। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखिए। आपने, मैंने सोचा है कि मैं मान के चल रहा हूं कि आपका आंसर सही होगा। आपने 1 to 7 नंबर लगा लिए होंगे। प्लीज पॉज करके ये कर लेना एक्टिविटी। ठीक है, तो पता चलेगा कि कई बार जो चीज बहुत इजी लग रही है वही कहीं डिफिकल्ट ना हो। तो एक बार अगर हम नंबरिंग में देखें तो सबसे फर्स्ट नंबर पे एशिया है। आई होप आपने एशिया को फर्स्ट पे रखा होगा। सेकंड इज अफ्रीका। ठीक है, अब अफ्रीका के बाद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। थर्ड नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे है आपका अंटार्कटिका। सिक्स्थ नंबर पे है आपका यूरोप एंड सेवेंथ नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये प्लीज इस तरीके से आप दिमाग में रखिए। आप ओशेनिया भी कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जिसमें न्यूजीलैंड भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें काफी ज्यादा वो एक डिबेटेबल है। कई बार कई जगह कोई ऑस्ट्रेलिया यूज करते हैं, कोई ओशेनिया। बट मोटा मोटा यही समझिए कि फर्स्ट एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड इज यूनाइटेड स्टेट मतलब नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ इज आपका साउथ अमेरिका, फिफ्थ इज अंटार्कटिका, सिक्स्थ इज यूरोप एंड सेवेंथ इज ओशिनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आई होप आपने इसी तरीके से इसको सोचा होगा। ठीक है, अब आते हैं इधर। अब आप पूछ रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यूरोप। अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका। तो पहले नॉर्थ अमेरिका तो है ही नहीं, अफ्रीका पहले उससे बड़ा है। ठीक है, तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, मतलब इंक्रीज से सबसे बड़े से छोटे की तरफ जाना है। ये तो नहीं होगा। इधर अगर नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका देखें, ये भी स्टेटमेंट गलत है। फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड साउथ अमेरिका, तो जैसे ही नॉर्थ अमेरिका आएगा उसके बाद आपका साउथ अमेरिका आएगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। आंसर इज बी, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप। ठीक है, इसी क्रम में, इसी आपको ऑर्डर में याद रखना है। ठीक है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये बेसिक्स भी हमें क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट हो जाते हैं एग्जाम हॉल के अंदर। तो प्लीज अपने स्टैटिक और बेसिक को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। द वर्ड डेनिसोवंस, the word denisovans is sometimes mentioned in the media with reference to fossils of the kind of a dinosaur, an early human species, a cave system found in northeast India, a geological period in the history of Indian subcontinent। ठीक है, क्या ये जियोलॉजिकल पीरियड है, क्या फिर ये अर्ली ह्यूमन स्पीशीज है? ठीक है, सो डेनिसोवन से अगर हम वर्ड एसोसिएशन करने की कोशिश करेंगे तो हम डायनासोर की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उस समय का करंट अफेयर था 2019 के लिए। ठीक है, 18 में न्यूज में था, 19 में पूछा गया। ठीक है, तो ये उस समय का करंट अफेयर था, इसलिए लोगों को पता था कि आंसर है बी, एन अर्ली ह्यूमन स्पीशी। ठीक है, काफी न्यूज में, मीडिया के अंदर इसको कवरेज थी, तो इसीलिए ये पता था। बट आज की डेट में शायद आप इसको गलत भी कर सके। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ठीक है, डेनिसोवंस है अर्ली ह्यूमन स्पीसी। अब यहाँ से रिपीटेशन बहुत कम चांसेस है, कोई न्यूज में कुछ रहा, कुछ फर्दर डेवलपमेंट हुए तो। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जियोलॉजिकल पीरियड यहाँ पे एक हमारा स्टेटमेंट आया है, तो हाई चांसेस है कि जियोलॉजिकल पीरियड्स पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। बट जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है वो बहुत डिफिकल्ट लगता है, मोस्टली स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है, और है भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कितना दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं है कि पूरा 100% आपको आना चाहिए। कुछ अगर आपको 20-30% भी मोटा मोटा आइडिया होगा तो एलिमिनेट करके आप आंसर निकाल लोगे। तो हम डिस्कस करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो एक बार थोड़ा डेनिसोविन्स को बारे में आपको मैं बता देता हूँ। एक एक्सटिंक्ट स्पीशी है ऑफ होमिनिड। फॉसिल एविडेंस ऑफ अ डेनिसोविन्स फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 2010। ठीक है, जॉ बोन डिस्कवर्ड इन द तिब्बतन प्लेट्यू एंड डेटेड टू मोर देन 1,60,000 years ago is the first Denisovan fossil found outside the Serbian cave। ठीक है, so इनका नाम है डेनी, अ गर्ल हु लिव्ड इन 90,000 years ago is only known person whose parents come from two different ancient human species, निएंडरथल एंड डेनिसोवेंस। ठीक है, तो ये 2018 में न्यूज में आया था। हालांकि 10 में ये फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई हुआ, बट न्यूज में था 2018 में, इसलिए 19 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल को मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सबसे ज्यादा अगर पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इयोन्स, एरा, पीरियड एंड इपोच, इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद उसके अंदर कौन सा है, फिर सब पार्ट क्या है, फिर सब पार्ट क्या है। तो आपको इयोन्स, एरा, पीरियड, इपोच। कई बार डिफिकल्ट होता है कि यार इयोन्स एंड एरा में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एरा पहले आएगा कि इयोन्स। बहुत सिंपल है, देखिए ई है, यहाँ पे भी ई है,
फिर पी है और फिर वापस ई है। ठीक है, तो ई में अगर ओ को लगाएंगे तो ओ पहले आता है तो ओ लगा लीजिए, और आर बाद में आता है तो आर यहां पे लगा लीजिए। अब इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, पहला होगा इयोन, सेकंड इज एरा, थर्ड इज योर पीरियड एंड फोर्थ इज इपॉक। ठीक है, तो ये चार इस तरीके से आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरीके से आप इसको अरेंज करके बताइए। ठीक है, उसके अलावा आपके लिए कौन कौन से टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, देखो आपको ना एक पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या आया, फ्रॉम अर्ली टू टू टिल प्रेजेंट, पहले किस तरीके से इवॉल्व हुए। तो ठीक है, आप उसके हिसाब से जैसे समझिए कि जैसे एटमोस्फेयर है, आप अगर प्री कैम्बियन पीरियड की बात करें तो इस समय एटमोस्फेयर आर रिच इन दी कार्बन डाइऑक्साइड। कई बार हमारा ये माइंडसेट होता है कि यार एटमोस्फेयर जब बना होगा, शुरू होगा, तो उसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हुई होगी, बट ये बिल्कुल गलत है। आप इस बात को दिमाग में रखिए, फैक्ट काफी बार ऑलरेडी अदर एग्जाम्स में भी पूछा गया है, तो प्लीज इसको आप बेसिक्स को तैयार रखिए कि एटमोस्फेयर में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा आपके जो है वो अमाउंट में थी। ठीक है, उसके बाद आप धीरे धीरे याद कर सकते हैं कि पहले एटमोस्फेयर, फिर ओशन, कॉन्टिनेंट्स, ब्लू ग्रीन एल्गे, यूनिसेलर बैक्टीरिया। ठीक है, फिर फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन द लैंड, प्लांट्स और ये सब आए थे। ठीक है, तो पहले आपका ओशंस और ये सब आए हैं, और उसके बाद आपका लैंड पे लाइफ शुरू हुई है। ठीक है, फिर आपका एज ऑफ डायनासोर आया, जिसको आप जोरासिक कहते हैं, जोरासिक पार्क अगर आपने मूवी देखी हो। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ दी आपका डायनासोर्स हुए। ठीक है, उसके बाद होमोसेपियंस, मॉडर्न। तो ठीक है, आप इतना एक मोटा मोटा जो है वो दिमाग में होना चाहिए किस तरीके से क्या हुआ है। ठीक है, और जैसे कार्बन आपको पता होना चाहिए कार्बन कब बना, तो बिफोर मतलब पहले एटमोस्फेयर, ओशियंस, फर्स्ट लाइफ भी आ गई थी, उसके बाद आपका कार्बन बना था। तो इस टाइप की दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसके अलावा बस आपको इयोन, एरा, पीरियड एंड एपोच ये पता होना चाहिए। इसको ज्यादा जो है वो एकदम ऐसे रटो मत कि यार इसके अंदर कौन सा प्लियोसीन, मियोसीन, ओलसीन, इयोसीन, ये सब इतना डेप्थ में यूपीएससी नहीं पूछेगा। ठीक है, बहुत हाई चांसेस है कि वो इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा, तो इसलिए इससे ज्यादा टेंशन लेनी, मोटा मोटा आपको इसका पता होना चाहिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2005 का क्वेश्चन है। टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 1475 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, डायरेक्ट ये जो है वो यहाँ पे फैक्ट दिया गया है। ठीक है, और उस समय फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन होते थे, और अब वापस यूपीएससी रिवाइवलिज्म में, ज्योग्राफी में तो यूपीएससी ने बहुत गजब का रिवाइवलिज्म किया है। सेम वही 2005 2000 के आसपास का जो पैटर्न है वही 2025-24 में आपको देखने को मिल रहा है। तो यूपीएससी ने ज्योग्राफी में रिवाइवलिज्म किया है, इसलिए यहाँ पे तो जो पुराने क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। फैक्ट बिल्कुल सही है कि द टोटल लैंड एरिया, अगर लैंड एरिया की बात करें, वो आपका 1475 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, फिर रेशियो ऑफ लैंड एरिया टू द वाटर इज अप्रोक्सीमेटली 1:4। यहां पे गड़बड़ की है, 1:4 नहीं है। ठीक है, और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर इज इन द पैसिफिक ओशन। यस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो आंसर इज होगा 1 and 3, 1 and 3 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो कोई ट्रिक्स नहीं लगा रहा, क्योंकि ये सब पहले का जो क्वेश्चन का नेचर था वो अलग था, वो फैक्ट बेस्ड होते थे, उसमें फैक्ट सही भी होते थे, गलत भी होते थे, बट पैटर्न बाद में काफी ज्यादा चेंज हुआ है, तो अब हम वहां पे ट्रिक लगा सकते हैं। इन सब क्वेश्चन से बस आपको फैक्ट्स जो है वो रिमेंबर करने हैं। अगर डायरेक्ट यहाँ से अगर आपके फैक्ट्स आते हैं तो आपके आंसर गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो 1475 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद लैंड टू वाटर का आपका रेशियो 1:2 के आसपास है, 2.4। ठीक है, तो वाटर आपका 71% है, और वहीं पे लैंड 29%। ठीक है, पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि पैसिफिक, आप मुझे ओशंस का एक बार सीक्वेंस जरूर बताइए। जैसे अब देखिए, मैंने आपको कॉन्टिनेंट का पूरा सीक्वेंस बताया, वैसे आप मुझे ओशंस का, जितने भी वर्ल्ड के हमारे ओशंस है, उनका एक बार सीक्वेंस जो है आप कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बताइएगा। ठीक है, एक बार आपका भी रिवीजन हो जाएगा, और आपके कमेंट से मुझे भी पता चल जाएगा कि इसका क्या एग्जैक्ट आंसर है। शायद मैं भी यहाँ पे गलत हो जाऊं अगर मैं यहाँ पे अभी रिकॉल करने की कोशिश करूं। तो आप एक बार फटाफट से मुझे बताइए कि फर्स्ट कौन सा होगा, उसके बाद क्या अटलांटिक आएगा कि इंडियन ओशन आएगा। ठीक है, उसके हिसाब से आप एक बार ओशंस का भी हम कर लेते हैं। आप कमेंट बॉक्स में प्लीज, जो भी ये वीडियो पूरी देखे वो तो प्लीज लिखना ही लिखना। ठीक है, जिससे मुझे ये भी पता चले कि आप जो है वीडियो को पूरी देख रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेनेट अर्थ बिलो द मेंटल द कोर इज मेनली मेड अप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब यहां से अब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं। सो इंटीरियर में कोर से क्वेश्चन पूछा गया कि कोर इज मेनली मेड अप ऑफ। तो अगर आपको पता हो इसका जो एक्रोनिम है नीफे, जो है वो काफी ज्यादा यूज होता है, निकल एंड आयरन।
ठीक है, Fe मतलब आयरन, सो आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब देखिए एल्युमिनियम, क्रोमियम, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन काफी ज्यादा न्यूज में, मतलब न्यूज में भी रहता है, और सिलिकॉन से रिलेटेड टर्म्स भी न्यूज में रहती है, सिलिकॉन, सिलिका। तो आज मैं आपको उन सब के बीच में भी डिफरेंस बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली, क्योंकि सिलिकॉन जैसे पैक्स सिलिका है वो अभी करंट में इनिशिएटिव काफी ज्यादा चल रहा है, तो आपको सिलिकॉन, सिलिका इन सब में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको एज इट इज, ये देखिए एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। द कोर इज मेड अप ऑफ वेरी हैवी मटेरियल मोस्टली कंस्टिट्यूट बाय निकल एंड आयरन, इट इज समटाइम्स रेफर्ड एज ए नीफे लेयर। ठीक है, आप इसको दिमाग में रखिए। ठीक है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन है क्लास 11th की। ठीक है, उसके अलावा कोर के अलावा अगर हम क्रस्ट की बात करें, सो क्रस्ट इज मेड अप ऑफ, ठीक है, क्रस्ट भी दो टाइप के हैं, क्रस्ट आपका ओशनिक पार्ट वाला, क्रस्ट आपका कॉन्टिनेंटल पार्ट वाला। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो बना हुआ है सिलिका एंड एल्यूमिनियम। देखो सिलिका अलग होता है, सिलिकॉन अलग होता है, प्लीज इस बात को दिमाग में रखिए। मैं आपको यहीं पे यही चीज बताना चाहता हूं, सिलिका इज अ डिफरेंट एंड सिलिकॉन इज डिफरेंट। ठीक है, तो याद रखना सिलिका एंड एल्यूमिनियम मतलब सियाल। ठीक है, सियाल एंड सीमा। ठीक है, सो योर ओशनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सीमा। ठीक है, सीमा माने सिलिका एंड मैग्नीशियम, तो सिलिका दोनों में आपका कॉमन रहेगा, एक में एल्यूमिनियम है और एक में मैग्नीशियम है। ठीक है, ये आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट्स रखने हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि ओशनिक क्रस्ट इज मोर डेंसर एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दैट्स वाई जब प्लेट मूवमेंट करती है तो ओशनिक प्लेट्स जो है वो आपकी सबडक्ट होती है। ठीक है, ड्यू टू दी डेंसिटी, ठीक है, हाई डेंसिटी के कारण वो सबडक्ट होती है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, सियाल एंड सीमा, एंड उसके अलावा डेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और तीसरी बात, आपका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो लाइटर है और ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है, और वहीं पे आपका ओशनिक क्रस्ट बेसाल्ट से बना हुआ है। अगर बेसाल्ट से बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये कलर होगा इसका ब्लैक। अगर ब्लैक कलर है इसका मतलब इसमें आयरन भी काफी ज्यादा होता है। ठीक है, सो बेसाल्ट मने ब्लैक और ब्लैक मने आपका आयरन। ठीक है, इसको दिमाग में आपको रखना है। अब देखिए बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय द मास इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अभी हमने अर्थ क्रस्ट पढ़ा। ठीक है, तो कई बार क्या है, अर्थ क्रस्ट का यहाँ पे मास पूछा है। कई बार हम जल्दबाजी के अंदर कहीं सिलिका विलिका सियाल वियाल ये सब दिमाग में हो तो सिलिकॉन ना मार दो। ठीक है, यहाँ पे मास पूछा है कि अर्थ के क्रस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा मास किसका है। इसकी एक टेबल जो है वो आपके एनसीईआरटी में दी थी, लेकिन अब उसको जो है रैशनलाइज कंटेंट के अंदर उस टेबल को हटा दी गई है। तो ये क्वेश्चन पुराना है, बट वो टेबल जो पुराने आपके एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी का जो रिप्रिंट वर्जन है, मतलब आप 2020 के बाद का रिप्रिंट वर्जन देखोगे, वहां पे आपको वो टेबल नहीं दिखेगी जो मैं आपको उससे पहले वाली भी टेबल यहाँ पे दिखाऊंगा। उस टेबल से डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया और ये टेबल आपको पता होनी चाहिए फॉर द फ्यूचर क्वेश्चन। ठीक है, सो मास आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा मास है आपके अर्थ के क्रस्ट पे, आपको दिमाग में रखना है, ना सिलिकॉन ना कार्बन ना कैल्शियम। ठीक है, इस बात को याद रखना। वो पूछ क्या रहा है, मास पूछ रहा है या फिर कॉम्पोजिशन में पूछ रहा है कि एलिमेंट्स कौन से हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। अब सवाल उठता है सिलिकॉन, सिलिका एंड सिलिकॉन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। सिलिकॉन, जो हम पैक्स सिलिका बात कर रहे हैं, ठीक है, जो न्यूज में पैक्स सिलिका है, उस सिलिका का मतलब यहां सिलिकॉन से है, उस सिलिका का मतलब इस सिलिका से नहीं है। पहली बात तो ये समझिए। ठीक है, टू बी प्रिसाइज अगर मैं बात करूं, पैक्स सिलिका वाला सिलिका वो सिलिकॉन से जो है उसको नाम रखा गया है। सिलिकॉन मतलब द एलिमेंट इटसेल्फ अ शाइनी ग्रे मेटालॉइड यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक में जो यूज होता है, मतलब हम चिप्स विप्स बनाते हैं, वो है सिलिकॉन। ठीक है, और उसी का नाम है पैक्स सिलिका। सिलिका होता है मतलब सिलिकॉन तो है ही उसके अंदर, सिलिका के अंदर सिलिकॉन है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड जो है वो यूज कर लिया। ठीक है, बट उसके साथ आपके ऑक्सीजन भी है। तो टू बी प्रिसाइज अगर ज्योग्राफिकली लैंग्वेज में देखें तो सिलिका इज इक्वल टू सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो मेक सैंड एंड दी ग्लास। ठीक है, कांच वांच बनाने में हेल्प होती है ऑक्सीजन जब ऐड कर देते हैं सिलिका। सिलिकॉन, सिलिकॉन होता है एक सिंथेटिक पॉलीमर है ये। ठीक है, रबर टाइप का आपको लगता है, जैसे हम मोबाइल के जो हमारे कवर्स होते हैं मोस्टली वो सिलिकॉन से बने हुए होते हैं, तो वो उसकी स्पेलिंग में लास्ट में ई आता है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सिलिकॉन, सिलिका एंड सिलिकॉन। ठीक है, ये तीन डिफरेंस है। देखो आए दिन हम यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने बताया कि यार ताकि आपको पता होना चाहिए, कई बार ये बेसिक्स डिफरेंस हमें नहीं पता होते और हम आए दिन इन बातों को सुन रहे होते हैं। मैं हाँ इस टेबल की बात कर रहा था मैं, ये टेबल आज की डेट में आपको न्यू प्रिंट के अंदर नहीं मिलेगी। ठीक है, आज को नई प्रिंट के अंदर आपको सिर्फ ये वाला जो इतना कंटेंट है इतना ही मिलेगा। जैसे अबाउट 90
8% of total crust of the earth is composed of 8 elements like oxygen, silicon, aluminum, iron, calcium, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड रेस्ट ऑफ इट कंस्टिट्यूट, मतलब बाकी जो 2% है उसमें क्या है, टाइटेनियम, हाइड्रोजन। ठीक है, इसको याद रखो कि ये बहुत कम मात्रा में है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन 2 लाइन से, टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकल, अदर एलिमेंट्स, ये सब मिला के 2% है, ये बात याद रखना। ठीक है, अब ये देखिए बाय वेट, मास के हिसाब से किस तरीके से है। सबसे ज्यादा मास है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन मने, ठीक है, सिलिकॉन का मतलब क्या है, एलिमेंट इटसेल्फ शाइनी ग्रे मेटालॉइड। ठीक है, सो ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, इस तरीके से आपको ये अरेंजमेंट थोड़ा सा याद रहना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे भी ना वो उतना प्रिसाइजली नहीं सोचा गया सिलिका और सिलिकॉन को, बट ठीक है, ये न्यूज में आजकल रहता है तो थोड़ा सा पता होना चाहिए मोटा मोटा क्या डिफरेंस है। बट आप मोटा मोटा याद रखिए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम। आयरन नहीं है, कई बार क्या दिमाग में रहता है कि आयरन होगा सबसे भारी, आयरन आयरन आयरन, तो हम कह दें कि क्रस्ट पे सबसे ज्यादा आयरन है, नहीं, आयरन का तो 4th नंबर पे है, फर्स्ट है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो आप ऐसे रख सकते हैं ऑक्सीजन और फिर इसको सियाल ही समझ लीजिए, चलो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम होता है बट सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम समझ लीजिए सियाल, फिर उसके बाद आयरन, कैल्शियम, सोडियम, इस तरीके से आपको याद रखना है। सो ये है हमारा एपिसोड नंबर 2। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आपका होमवर्क जो था वो मुझे बताइएगा, आप ओशंस का क्या सीक्वेंस है, फ्रॉम मतलब बिग टू स्मॉल, किस तरीके से सीक्वेंस है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, मिलते हैं एपिसोड 3 पे। थैंक यू सो मच।